अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेसन 3 कवर करेंगे व्हिच इज़ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टोटल 5 मॉड्यूल्स है। शुरू के मॉड्यूल में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप से उसका ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल 3 है हमारा व्हिच इज़ अर्ली हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें सिंपली आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स दिए हुए हैं और उनमें क्या हुआ था ये बताया गया है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है, तो आपने ईयर्स आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो 1961 में जॉन मैकार्थी प्रेडिक्टेड कंप्यूटेशन एज अ यूटिलिटी। पहले टाइम पे क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, एक एक रूम के साइज से जितने होते थे। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी सिर्फ वो उनको अफोर्ड कर पाती थी, जो नॉर्मल इंडिविजुअल लोग हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जॉन मैकार्थी ने ये प्रिडिक्शन दी थी, एक सजेशन दी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बजाय इसके कि हर कोई अपने अलग-अलग बड़े-बड़े कंप्यूटर्स खरीदे, वो इस काबिल होंगे कि वो कंप्यूटिंग पावर को ऑन डिमांड एक्सेस कर पाएँगे। यानी कि फ्यूचर में कंप्यूटिंग पावर्स और ये कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, वो यूटिलिटीज़ की तरह प्रोवाइड की जाएँगी। यूटिलिटीज़ मतलब जिस तरह बिजली, पानी, गैस होता है हमारे घर में, अगर हमें बिजली चाहिए तो हमें अपना पावर प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पानी चाहिए तो हमें अपने घर में कोई कुआँ खोदने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यूटिलिटीज़ ये खरीदते हैं पैसे देके। जितनी सर्विस हम यूज़ करते हैं हम उतना पे करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हर इंडिविजुअल इंसान बजाय इसके कि वो अपने बड़े-बड़े कंप्यूटर्स खरीदे, इस काबिल होगा कि वो यूटिलिटीज़ की तरह क्लाउड कंप्यूटिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो पावर्स हैं, उनको बाय कर पाएगा। सो इसमें सिंपली याद रखने वाली चीज़ है कि 1961 में जॉन मैकार्थी ने प्रेडिक्शन दी थी कि कंप्यूटेशन को एज़ अ यूटिलिटी फ्यूचर में प्रोवाइड किया जाएगा, सिंपल। इसके बाद इन 1960 एंड 1970s जो मेन फ्रेम्स थे यानी जो बड़े-बड़े जायंट कंप्यूटर्स थे, वो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से लीज़्ड आउट कर दिए गए थे। लीज़्ड आउट का मतलब है कि वो रेंट पे दिए जाते थे। अब क्योंकि वो कंप्यूटर्स इतने बड़े और एक्सपेंसिव होते थे कि हर कोई उनको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था, तो जो इन कंप्यूटर्स के मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कंपनीज़ एक ऐसे कंप्यूटर्स बनाती थी जैसे कि आईबीएम हो गया, तो वो एक सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया कि वो कंप्यूटर लीज़ पे देने लगे यानी रेंट पे देने लगे इंस्टेड ऑफ ओनिंग। लोग रेंट देके वो यूज़ कर पाते थे। तो कंपनी जो थी वो मंथली और ईयरली फ़ीस चार्ज करती थी लोगों से उनका मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। और जो मैन्युफैक्चरर होता था जो ये प्रोवाइड करते थे सर्विसेज़, वो स्टिल वो ओन करते थे और मेंटेन करते थे मशीन्स। इसके बाद 1990s में साइंटिस्ट को ये ख़्याल आया कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पर कनेक्ट हुए हुए हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे, तो हम क्यों उनकी प्रोसेसिंग पावर को वेस्ट करें। इसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग का आइडिया सामने आया। इसमें क्या हुआ कि सिंपली साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ग्रुप की सूरत में एक नेटवर्क पर कनेक्ट कर दिया और उन सब की प्रोसेसिंग पावर्स को यानी जब बहुत सारे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर मिल गई तो इट विल एक्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर। तो ये पावर यूज़ करने लगे वो लोग बड़े बड़े टास्क जो थे उनको परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कोई वेदर फोरकास्टिंग हो गई, स्पेस रिसर्च हो गई, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गई। तो इन सब बड़े-बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा। आइडल टाइम का मतलब होता है जब कंप्यूटर्स कोई काम नहीं कर रहे, वो उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, वो फारिग है, फालतू बैठे हैं। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे, उनका आइडल है वो काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों उनकी प्रोसेसिंग पावर वेस्ट करें। इसके बाद ये ग्रिड कंप्यूटिंग का आइडिया आया। नेक्स्ट इज़ इसी टाइम पे अराउंड 1990s में सेल्सफोर्स.कॉम सामने आई एक आइडिया के साथ। आइडिया ये था कि बजाय इसके कि जो बिज़नेसेस हैं और जो लोग हैं वो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स, हैवी सॉफ्टवेयर्स अपने पीसी में, कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, वो रिमोटली ओवर द इंटरनेट उनको ये चीज़ प्रोवाइड करने लगे। ये जो थी ये बहुत दिस वाज़ द वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेल्सफोर्स.कॉम ने ये आइडिया दिया कि बिज़नेसेस को और लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली सॉफ्टवेयर्स, जो हैवी-हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो फिज़िकली अपने लैपटॉप में, पीसी में इंस्टॉल करें। वो सिंपली ऑनलाइन भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड द सेम टाइम 2002 में अमेज़न वेब सर्विसेज़ लॉन्च हुई, एडब्ल्यूएस। ये जो थी ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को क्लाउड सर्विसेज़ प्रोवाइड करती थी जैसे कि स्टोरेज वगैरह, और ये सब चीज़ें वो ओवर द इंटरनेट उनकी डिमांड के मुताबिक उनको प्रोवाइड करती थी। अब यहाँ से जो मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका स्टार्ट शुरू हुआ, उसका एक बूम आया। लोगों ने आईटी रिसोर्सेज़ को जैसे कि सर्वर हो गए, डेटाबेस हो गए, स्टोरेजेज़ हो गई, इन सबको रेंट करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ बाइंग देम। सो जो 1990 से 2000 तक का जो
टाइम था वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ट्रांजिशन पीरियड था। ग्रिड कंप्यूटिंग जो थे वो सामने आए, salesforce.com जो थी वो सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज ऑनलाइन डिलीवर करने लगी, और AWS जो थी अमेज़न वेब सर्विस, उन्होंने कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस का आइडिया प्रोवाइड किया। इसके कुछ सालों बाद 2006 तक जो टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ खरीद के इस्तेमाल करें, हम क्लाउड सर्विसेज को रेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक अर्ली हिस्ट्री दी हुई है हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की, किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई थी। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में हम पढ़े हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। नाउ व्हाट इज़ क्लस्टर कंप्यूटिंग? डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टैंड-अलोन कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर एज वन सिस्टम। कंप्यूटर क्लस्टर इज सिंपली कि आपने बहुत सारे अलग-अलग कंप्यूटर्स जो स्टैंड-अलोन मशीन्स थी उनको लिया और आपस में उनको कनेक्ट कर दिया एक ग्रुप की सूरत में, किसी हाई स्पीड नेटवर्क के ज़रिए। अब जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके टीम वर्क में काम करने लगे, तो इस तरह से वो एक पावरफुल सिस्टम बन गया। अब बजाय इसके कि वो सारे कंप्यूटर्स अलग-अलग इंडिविजुअली काम करते और छोटे-छोटे टास्क परफॉर्म करते, उन सब की पावर्स को, उनकी प्रोसेसिंग पावर को, उनकी मेमोरी को, उनकी स्टोरेज को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया ताकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ा टास्क सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर्स हैं, नॉर्मल कंप्यूटर्स, और अलोन दे कैन सॉल्व वेरी स्मॉल टास्क। आपने उन सबका एक क्लस्टर बना दिया। सिंपली क्लस्टर का मतलब है आपने उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया, अब वो एक मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करे। नाउ साइंटिफिक रिसर्च हो गई, वेदर प्रिडिक्शन, AI ट्रेनिंग, डेटा सेंटर्स, इन सब में ये कंप्यूटर क्लस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द वर्ड क्लस्टर इसका मतलब है सिंपली बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दिया गया, एंड नाउ दे आर बिहेविंग लाइक अ वन बिग सुपर कंप्यूटर। अब 1990s में जो मेन फ्रेम्स और जो ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे, एक्सपेंसिव हो गए थे, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उस टाइम पे ये जो क्लस्टर कंप्यूटिंग का आइडिया है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। नाउ 2010 में एक सर्वे किया गया जिसमें पता किया गया कि जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें से आउट ऑफ 85% वर द कंप्यूटर्स क्लस्टर वेल विद होमोजीनियस नोड्स। इसका मतलब ये है कि एक सर्वे किया गया जिसमें पता किया गया कि पूरी दुनिया में ग्लोबली जो टॉप 500% कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें से 85% वो कंप्यूटर्स नहीं थे जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, बल्कि क्लस्टर कंप्यूटिंग में काम कर रहे थे। 85% का मतलब है कि जो मेजॉरिटी ऑफ दीज सुपर कंप्यूटर्स वो सब क्लस्टर्स थे, यानी कि कोई एक सिंगल जाइंट मशीन नहीं थी, बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके क्लस्टर में काम कर रहे थे और एक सुपर मशीन की तरह एक्ट कर रहे थे। नाउ ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो ये क्लस्टर्स हैं, ये होमोजीनियस नोड्स से बनाए गए थे। नोड्स क्या होता है? नोड इज़ सिंपली कि एक क्लस्टर में जो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है उसको हम नोड कहते हैं। यानी कि एक नोड यानी कि जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है उसका अपना CPU, अपना मेमोरी स्टोरेज है, और वो एज़ अ पार्ट ऑफ क्लस्टर काम करता है। तो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को नोड कहते हैं, और होमोजीनियस नोड का मतलब है कि एक तरह के कंप्यूटर, यानी कि क्लस्टर में जो बहुत सारे छोटे-छोटे कंप्यूटर्स आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, वो सब आइडेंटिकल होती हैं, यानी कि बिल्कुल सेम होते हैं। एक तरह का हार्डवेयर होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उन सब का प्रोसेसर आर्किटेक्चर सेम होता है, मॉडल सेम होता है, रैम साइज़, ऑपरेटिंग सिस्टम सब सेम होता है। सो होमोजीनियस का मतलब होता है एक तरह के आइडेंटिकल इंडिविजुअल कंप्यूटर्स मिल के काम कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट एक लाइन में अगर बताऊँ तो 2010 में एक ग्लोबली सर्वे किया गया, जिसमें ये पता चला कि पूरी दुनिया में जो सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, द बेस्ट वन्स, उनमें से जो ज़्यादातर मेजॉरिटी 85% जो थे वो बड़े-बड़े क्लस्टर्स थे, सेम आइडेंटिकल कंप्यूटर्स के, जो एक साथ एक बड़ी जायंट मशीन की तरह काम कर रहे थे। नाउ इसके बाद क्लस्टर कंप्यूटिंग यानी कि बहुत सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स को नोड्स के ज़रिए, होमोजीनियस नोड्स के ज़रिए इंटरकनेक्ट कर देना, ताकि वो किसी एक सिंगल सिस्टम की तरह काम कर सके। ये आइडिया क्लस्टरिंग कंप्यूटर का ये जो था, क्लस्टर कंप्यूटिंग का आइडिया एक बेस मॉडल बन गया सुपर कंप्यूटर्स, कंप्यूटेशनल ग्रिड्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। नाउ सुपर कंप्यूटर मतलब कि बजाय इसके कि एक बड़ी सी मशीन हम इस्तेमाल करें, हमने छोटे छोटे मशीन्स का, कंप्यूटर्स का क्लस्टर बना दिया। कंप्यूटेशनल ग्रिड्स का मतलब होता है कि जो क्लस्टर हैं, ज़रूरी नहीं कि ये तमाम कंप्यूटर्स जो एक क्लस्टर में जुड़े हुए हैं, ये किसी एक लोकेशन पर मौजूद है।
ये डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हो सकते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद कंप्यूटर्स को भी एक क्लस्टर के ज़रिए जोड़ा जा सकता है ताकि बड़े-बड़े टास्क जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिफिक वर्क वगैरह करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। और क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि इन क्लस्टर्स का एक ह्यूज डेटा सेंटर बना दिया जाता है। तो ये जो पूरा आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लस्टर कंप्यूटिंग का, ये सुपर कंप्यूटर्स, कंप्यूटेशनल ग्रिड्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने लगा, इसकी बेसिक फाउंडेशन बन गई। इसके बाद हमें एक बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने क्लस्टर्स में नोड्स बढ़ा सकते हैं। नोड्स हमने पढ़ा था क्या होता है? इंडिविजुअल कंप्यूटर यानी कि अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो आप क्लस्टर में मज़ीद इंडिविजुअल कंप्यूटर्स और नोड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 नोड से स्टार्ट किया था और अगर आपका वर्कलोड बढ़ गया, आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप 100 या 1000 कंप्यूटर्स तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है स्केलेबिलिटी का जो फैक्टर है, ये क्लस्टर कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फ्यूचर प्रूफ बनाता है। नेक्स्ट इज़ हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। इसका ये मतलब है कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो एक क्लस्टर में काम कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक नोड फेल हो जाती है, तो उसका बाकी कंप्यूटर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो सब एज़ इट इज़ काम करते रहेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। या फिर अगर अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, तो वो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली तमाम क्लस्टर्स में, तो किसी एक सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा और वो क्रैश नहीं होगा। ये जो फैक्टर है ये क्लस्टर्स को रिलायबल बनाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े टास्क रिलायबली लंबे टाइम तक कर सकते हैं और आपका किसी एक सिस्टम के फेल हो जाने से किसी दूसरे सिस्टम पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद इट यूज़ेस कमोडिटी कंप्यूटर्स। इसका ये मतलब है कि बजाय इसके कि आप एक बड़ा-सा एक्सपेंसिव, हाई क्वालिटी, हाई अवेलेबिलिटी सुपर कंप्यूटर खरीदें, आप सिंपली नॉर्मल से छोटे-छोटे कंप्यूटर्स को मिला के आपस में क्लस्टर बना सकते हैं। मतलब जो अफोर्डेबल कंप्यूटर्स हैं, नॉर्मल पीसीज़ हैं, उनको आप मिला के आपस में क्लस्टर में आप उनसे बड़े-बड़े टास्क परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। इसको कमोडिटी कंप्यूटर्स कहते हैं, जो जिनके सर्वर रेगुलर होते हैं, रेगुलर पीसी होते हैं, बट जब वो आपस में मिल जाती हैं, तो जो चीप मशीन्स हैं जब ये चीप मशीन्स आपस में मिल जाती हैं, तो इनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती हैं। यही चीज़ जो बड़ी-बड़ी वेब सर्वर कंपनीज़ हैं, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, यही चीज़ इन्होंने फ़ॉलो की थी जब उन्होंने बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स बिल्ड किए थे। तो सिंपली ये चीज़ जो है जो फाउंडेशन है ये इट्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग। 3 बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं अभी तक, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड थर्ड इज़ कमोडिटी कंप्यूटर्स यानी चीप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके आप उनसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस ले सकते हैं। इसके बाद मॉड्यूल 5 है विच इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी? अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, शेयर्ड कंप्यूट, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज। मतलब सिंपली कंप्यूटिंग में ग्रिड का मतलब होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को यानी अलग-अलग लोकेशंस पे डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद कंप्यूटर्स को यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को एक ग्रुप में कनेक्ट कर देना ताकि वो एक साथ मिलकर एक बड़े सिस्टम की तरह काम कर सके। नाउ ये जो कंप्यूटर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकली क्लोज़ हों एक दूसरे से, लेकिन नेटवर्किंग के ज़रिए वो एक दूसरे की प्रोसेसिंग पावर, डेटा स्टोरेज और नेटवर्क कनेक्टिविटी शेयर करते हैं। नाउ ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ये आपको एक ह्यूज पूल का एक्सेस देती है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटिंग पावर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। अब इसके ज़रिए आप इसको बेसिकली 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, सॉल्विंग लार्ज स्केल कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, डीएनए एनालिसिस या फिर जो स्पेस रिसर्च होती है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। तो एक सिंगल कंप्यूटर या फिर इवन अ क्लस्टर वो काफ़ी नहीं होता। लेकिन जो ग्रिड कंप्यूटिंग के ज़रिए क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो रिसोर्सेज को कंबाइन कर लेते हैं अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। हमने पढ़ा था ग्रिड कंप्यूटिंग का एक फैक्टर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे क्लस्टर में तमाम कंप्यूटर्स फिजिकली एक जगह मौजूद होते हैं या फिर उनमें ज़्यादा फासला नहीं होता। ग्रिड कंप्यूटिंग ग्लोबली डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकता है। आप ग्रिड कंप्यूटिंग के ज़रिए ग्लोबली मौजूद पीसीज को आपस में कनेक्ट कर सकती हैं। तो जो ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ की जाती है ऐसे बड़े-बड़े टास्क को सॉल्व करने के लिए
ताकि जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है वो ईज़िली और फ़ास्ट की जा सके। सेकंड इज़ फ़ास्ट इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल। जो ग्रिड्स होते हैं ये ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं और लार्ज स्केल पे इनकी डेटा स्टोरेज होती है और बहुत ज़्यादा सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब है कि डेटा आपके पास सेव है और आप उस डेटा को फेच कर रहे हैं। यानी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी डाउनलोड्स हुई हैं आपके लैपटॉप में और आप उनमें से कोई एक डाउनलोड सर्च कर रहे हैं, तो वो रिट्रीव करके लेके आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो ये जब बहुत सारे कंप्यूटर्स ग्रिड की सूरत में होते हैं तो उनका डेटा स्टोरेज ही बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप बहुत ईज़िली और बहुत ज़्यादा क्विकली इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ अनदर फैक्टर जो ग्रिड कंप्यूटिंग का डिफरेंट है फ्रॉम क्लस्टर कंप्यूटिंग इट इज़ कि ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इट्स नॉट ओपन फॉर एवरीवन, मतलब ओनली ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड यूजर्स ही, जैसे कि साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को ये अलाउ होता है कि वो इसको इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, ताकि क्योंकि इनमें यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो इसलिए हर किसी के पास इसका एक्सेस नहीं होता। नाउ ये जो ग्रिड कंप्यूटर्स हैं इनमें डिफरेंट पीसीज, वर्क स्टेशंस, क्लस्टर्स, सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब चीज़ें होती हैं। नाउ बिल्डिंग वर्चुअल ग्रिड थ्रू सीपीयू स्कैवेंजिंग। सीपीयू स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंप्यूटर बिजी नहीं है तो आप उस कंप्यूटर का आइडल टाइम यूज़ करें इफ़ेक्टिवली। फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे नोट्स टाइप कर रहे हैं, तो जब आप नोट्स टाइप कर रहे हैं तो बहुत स्मॉल परसेंटेज आपके पावर की इस्तेमाल हो रही है, बाकी पावर जो है इट्स सिटिंग आइडल, मतलब वो अनयूज्ड है, फालतू में ज़ाया हो रही है। तो अगर इस तरह के बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो डोनेट कर दें अपनी ये अनयूज्ड सीपीयू पावर या फिर रैम, डिस्क डिस्क स्पेस, तो ये सबको आपस में कंबाइन करके एक वर्चुअल ग्रिड बनाया जा सकता है। और ये जो ग्रिड्स होती हैं ये सीपीयू आपके कंप्यूटर्स में बैकग्राउंड पे रन हो रही होती हैं और इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रही होती, मतलब रात के टाइम में या दिन के टाइम में जब भी आपका कंप्यूटर में एक्टिविटी कम होती है उस टाइम पे बैकग्राउंड पे ग्रिड्स रन कर रही होती हैं और इसमें जो पार्टिसिपेशन होती है वॉलंटरली होती है। यानी जो लोग हैं वो खुद अलाउ करते हैं कि उनके कंप्यूटर्स में आइडल रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। ना उसके बाद यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दी हुई है SETI@home। ये बेसिकली जो है एक रिसर्च हुई थी 2001 में, जिसमें स्पेस से सिग्नल्स वगैरह ढूँढने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा जो था, टेलीस्कोप डेटा, उसको एनालाइज़ किया गया था। तो बजाय इसके कि वो साइंटिस्ट जो थे वो बहुत बड़े-बड़े सुपर कंप्यूटर्स खरीदते जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर्स को बोला कि वो अपनी कंप्यूटर्स को उनकी जो आइडल प्रोसेसिंग पावर है वो डोनेट करें। तो ओवर 3 मिलियन कंप्यूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी वजह से 23.37 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड उस टाइम पे जो थे वो साइंटिस्ट अचीव कर पाए थे, और जिसकी वजह से इसको एक बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है। ग्रिड कंप्यूटिंग में एग्जांपल दी जाती है जो वर्ल्ड वाइड उस टाइम पे की गई थी। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग की एग्जांपल है SETI@home। ये अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप एज एन एग्जांपल इसे यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली अगर मैं बताऊँ तो सीपीयू स्कैवेंजिंग ग्रिड्स आर लाइक recycling unused computer power to build a giant virtual supercomputer powered by the idle time of millions of personal computers. ना उसके बाद ग्रिड मिडलवेयर लेयर्ड आर्किटेक्चर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में लेयर्ड आर्किटेक्चर का काम होता है कि रिसोर्सेज को, सर्विसेज को, एप्लीकेशन वगैरह को ऑर्गेनाइज करना, ताकि वो जानने के लिए कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। हर लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है? तो सबसे पहली जो टॉप लेयर होती है इट इज़ एप्लीकेशन लेयर। ये वो लेयर होती है जहाँ पे यूज़र्स जो है वो अपना प्रोग्राम रन करते हैं, और ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो ग्रिड कंप्यूटिंग की जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से पूरी तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके। सेकंड इज़ कलेक्टिव सर्विस लेयर। इसका काम होता है कि जो मल्टीपल लेयर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, इस चीज़ पे फोकस करना कि वो किस तरह से एफिशिएंटली एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। इसमें कुछ एडवांस सर्विसेज आपको दी जाती हैं,
जैसे कि रिसोर्स डिस्कवरी में अगर ये जानना कि कौन-कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज़ ग्रिड में ऑलरेडी मौजूद हैं। स्केड्यूलिंग की जाती है, ये जानने के लिए कि किस टाइम और कहाँ जो है वो जॉब्स को रन किया जाएगा। और ब्रोकरिंग होती है मैच करने के लिए यूज़र की रिक्वेस्ट से, मतलब अगर यूज़र ने कुछ रिसोर्स रिक्वेस्ट की है, मैच करना उससे कि उनको राइट रिसोर्स दी जा रही है या नहीं। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स सर्विस लेयर। नाउ एक ग्रिड कंप्यूटर में डिफरेंट अलग-अलग कंप्यूटर्स होते हैं और हर कंप्यूटर की अपनी सीपीयू होती है, स्टोरेज होती है, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स होती हैं। तो इंडिविजुअली हर कंप्यूटर की इन रिसोर्सेज को मैनेज करना रिसोर्स सर्विस लेयर का काम होता है। इसका काम होता है इन रिसोर्सेज को अवेलेबल रखना, ताकि जब भी यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आए या फिर ज़रूरत पड़े इन रिसोर्सेज की, तो ये अवेलेबल हो। इसके बाद कनेक्टिविटी लेयर का काम होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में। और डेटा ट्रांसफ़र्स एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स के बीच में जो हो रहा है उसको इंश्योर करना कि वो रिलायबल हो। और ये काम करने के लिए जो कनेक्टिविटी लेयर है वो फिज़िकल नेटवर्क्स भी यूज़ करती है और वर्चुअल नेटवर्क्स जैसे कि वीपीएन्स भी यूज़ करती है, यानी कि लैन लार्ज एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं फिज़िकल नेटवर्क्स, वो भी इस्तेमाल किया जाता है और वीपीएन्स भी, वर्चुअल नेटवर्क्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट बॉटम लेयर है इट इज़ ग्रिड फैब्रिक लेयर। ये जो होती है ये एक फाउंडेशन लेयर होती है, इसमें एक्चुअल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होती हैं, लाइक स्टोरेज सिस्टम्स, डेटाबेस, नेटवर्क रिसोर्सेज, सर्वर्स और उनके तमाम इंटरकनेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्चुअल पीसी क्लस्टर में है तो उसका सर्वर्स जो भी हैं तमाम इस वाली लेयर में मौजूद होती है। सो इन शॉर्ट हम जल्दी से समराइज़ करते हैं इसको। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र फेसिंग प्रॉब्लम्स मैनेज करती है, मतलब यूज़र की एंड से जो प्रॉब्लम्स होती हैं। कलेक्टिव लेयर जो है वो मल्टीपल रिसोर्सेज और लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखती है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं एफिशिएंटली या नहीं। रिसोर्स लेयर जो होती है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को मैनेज करती है, हर कंप्यूटर की जो अलग अलग रिसोर्सेज होती है उनको मैनेज करना, अवेलेबल रखना रिसोर्स लेयर का काम होता है। कनेक्टिविटी लेयर जो है वो डिफरेंट लेयर्स और रिसोर्सेज के बीच में नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन को बेटर रखने के लिए इस्तेमाल होती है। और फैब्रिक लेयर जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करती है। इसके बाद मॉड्यूल हमारा 6 है जिसमें हमें क्लस्टर कंप्यूटिंग में, ग्रिड कंप्यूटिंग में और क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे हम कि क्या डिफरेंस होता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग की तरह ग्रिड कंप्यूटिंग का भी काम होता है बहुत बड़े स्केल पर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसा कि क्लस्टर कंप्यूटिंग का काम है। बट ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है? ग्रिड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होती हैं, मतलब जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ एक ग्रिड में कनेक्टेड होते हैं, वो अलग-अलग लोकेशंस पे पॉसिबल है कि हो सकते हैं। क्लस्टर में क्या है कि तमाम फिज़िकली उनमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, फिज़िकली उनकी लोकेशन करीब-करीब होती है, टाइटली कपल्ड होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। बट ग्रिड कंप्यूटिंग में वो लोग कंप्यूटर्स और जो रिसोर्सेज़ हैं, वो ग्लोबली स्प्रेड हुई हुई होती हैं अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब। ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली एक ही जगह पे मौजूद होंगी। सेकंड डिफरेंस क्या है ग्रिड और क्लस्टर के बीच में, कि जो ग्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ऑनर डिफरेंट होते हैं, वो किसी एक ऑनर के अंडर नहीं होती। उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आपस में शेयर्ड मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब क्योंकि जो ग्रिड कंप्यूटर्स हैं उनकी लोकेशन अलग-अलग है, तो ग्रिड जो है वो हेविली डिपेंड करती है लैन, वैन और जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, फिजिकल नेटवर्क्स और वर्चुअल नेटवर्क्स जैसे कि वीपीएन, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इन सब पे डिपेंड करती है। क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर-दूर होते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो आपस में नेटवर्क एक्सेस रखने के लिए, कनेक्शन रखने के लिए वो जो ग्रिड्स होती हैं वो इन नेटवर्क्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, अनलाइक क्लस्टर कंप्यूटर्स। तो क्लस्टर और ग्रिड में क्या फ़र्क है कि क्लस्टर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो टाइटली कपल्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब-करीब होते हैं, फिज़िकली उनमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। व्हेयर एज़ ग्रिड कंप्यूटर जो है वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब। बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़ में, कंट्रीज़ में होते हैं और फिज़िकली बहुत दूर-दूर होते हैं, बहुत डिस्टेंस होता है उनमें। क्लस्टर जो होते हैं वो होमोजीनियस नोड्स से मिलके बनते हैं। हमने पढ़ा था नोड्स मतलब इंडिविजुअल कंप्यूटर्स
और होमोजीनियस नोड्स मतलब कि वो जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, स्पेस सब चीज़ें एक जैसी हैं। और जो ग्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑनर्स के अंडर होते हैं और शेयर्ड होते हैं, और उसमें वॉलंटरली शेयरिंग की जाती है। अगेंस्ट में सैटी एट द रेट होम वाली एग्जाम्पल आएगी, जो एक ग्रिड कंप्यूटिंग की एग्जाम्पल है। जो ग्रिड कंप्यूटिंग है उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर हो सकते हैं, और क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होती है। अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग किससे कैसे डिफरेंस है, हमने क्लाउड में एक फैक्टर पढ़ा था स्केलेबिलिटी का। यानी कि अगर जब ज़रूरत ज़्यादा है तो हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं, और जब कम ज़रूरत है तो अपने रिसोर्सेज को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी का जो फैक्टर होता है, जो रिसोर्सेज ऐड कर देना और रिसोर्सेज हटा देना, ये ग्रिड कंप्यूटिंग में डायनामिकली नहीं किया जा सकता। ये मेजर डिफरेंस होता है क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग में। नाउ इन क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज होती हैं वो ऑन डिमांड होती हैं, यानी आप रिक्वेस्ट करते हैं आपको कौन सी रिसोर्स चाहिए, और फिर आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज की जॉइनिंग और लीविंग है वो डायनेमिकली होती है, यानी मैन्युअली की जाती है, किसी इंसान के ज़रिए की जाती है। और दे आर मोस्टली प्रोविजन फ्रॉम डेटा सेंटर्स, यानी जो क्लाउड सर्विसेज होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर्स के ज़रिए आपको प्रोवाइड की जाती है। नाउ ग्रिड और क्लाउड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ग्रिड जो है वो स्टैटिक रिसोर्सेज से होते हैं, और जो क्लाउड है वो डायनेमिकली प्रोविजनिंग के ज़रिए होती है। मीन्स कि क्लाउड सर्विसेज आपको ऑन डिमांड डायनेमिकली प्रोवाइड की जाती है। नाउ ग्रिड जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरली शेयर कर सकती हैं, और क्लाउड जो है उनका एक सेंट्रलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्लाउड सर्विस आप यूज़ जो कर रहे हैं उसके मल्टीपल ओनर हो सकते हैं। जो आप क्लाउड सर्विस इस्तेमाल करेंगे वो किसी एक कंपनी के अंडर होगी, उसका कोई एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। इसके बाद मॉड्यूल लास्ट इस लेसन का है, मॉड्यूल 7, बिजनेस ड्राइवर्स फॉर क्लाउड एडॉप्शन। इसका मतलब है कि आज के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो क्लाउड कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसकी आपको रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज आईटी कैपेसिटी प्लानिंग। बिजनेसेस को एक चैलेंज ये होता है कि अगर उनकी कोई वेबसाइट है या फिर उनकी कोई एप्लीकेशन है और उस पर अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, यानी बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनका सिस्टम फ्लक्चुएट कर जाता है, उनका लोड जो है ज़्यादा आने की वजह से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ओवर यूज़ हो जाती हैं, और कभी कभार अंडर यूज़ हो जाती हैं, जिसको कहते हैं ओवर प्रोविजनिंग, अंडर प्रोविजनिंग। तो इस चीज चैलेंज को फेस करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है, इट इज़ अगर डिमांड बढ़ रही है तो आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दो, और जब डिमांड कम है तो आप अपनी कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर दो। इस तरह से कोई भी रिसोर्सेज ओवर यूज़ या अंडर यूज़ नहीं होगा। रिसोर्सेज आप तभी मज़ीद ऐड करो अपने सिस्टम में जब पहले मौजूद रिसोर्सेज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फुल्ली इस्तेमाल हो चुके हैं। तो जो ये रिसोर्सेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना या फिर अपने सिस्टम में छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स करने वाला जो ये लॉजिक है, क्लाउड क्या करता है कि इसको कैसे सॉल्व करता है, बाय अलाउइंग कस्टमर्स टू फ्लेक्सिबली रेंट देयर रिसोर्सेज। बजाय इसके कि आप पूरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत है तो आप वो ख़रीदो, पहले से रख खरीदो, क्या पता कि आपके पास इतना ट्रैफिक आए या ना आए, और आपका वो रिसोर्स अंडर यूज़ हो जाए, यानी वेस्ट हो जाए। तो क्लाउड क्या आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप फ्लेक्सिबली रिसोर्स को रेंट कर सको, बजाय इसके कि आप उन्हें ओन करो या परचेज करो। बेसिकली रिसोर्सेज की ओवर प्रोविजनिंग, यानी कि जब रिसोर्सेज ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, ओवर एक्सपेंडिचर हो जाए। और अंडर प्रोविजनिंग, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो फ्यूचर आईटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और वेस्ट हो रहे हैं रिसोर्सेज। तो इस टाइप की जो चैलेंजेस होते हैं, तो क्लाउड कैसे इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ प्लान करता है। लीड स्ट्रैटेजी होती है, लैग स्ट्रैटेजी होती है, और मैच स्ट्रैटेजी होती है, जो अभी हमने पढ़ी, यानी कि और आईटी कैपेसिटी बढ़ा देना, यानी फ्यूचर नीड्स को देखते हुए और रिक्वायरमेंट्स और रिसोर्सेज ऐड कर देना, लीड स्ट्रैटेजी होती है। लैग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आईटी रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है फ्यूचर यूटिलाइजेशन को देखते हुए। और मैच स्ट्रैटेजी में थोड़े थोड़े करके रिसोर्सेज ऐड किए जाती हैं, बजाय इसके कि एक साथ तमाम रिसोर्स ऐड कर दिए जाएं। सेकंड इसका फ़ायदा है कॉस्ट रिडक्शन।
जो पुराने टाइम में जो आईटी कंपनीज़ होती थी, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी और उस कॉस्ट की वजह होती थी कि वो बहुत एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करते थे। उनकी पूरे स्टाफ वगैरह की सैलरीज़ होती थी और फिर जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स होते थे, उनमें अपग्रेड्स होते थे, उनकी सिक्योरिटी उनको मेंटेन करना, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो क्लाउड ने क्या किया, डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स दे दिए ताकि कॉस्ट रिडक्शन हो सके और कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बता दी। जैसे कि यहाँ पे आपको पे पर यूज़ दिया गया है, हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था। बजाय इसके कि आप एक साथ तमाम कॉस्ट पे करो, आप पहले सर्विस इस्तेमाल करो और जितनी सर्विस आपने इस्तेमाल की है, आप उस हिसाब से पे करो। तो ये कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एजाइलिटी। इसका मतलब होता है कि बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्या होता था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहती थी या फिर अपना सिस्टम एक्सपेंड करना चाहती थी, तो उनको अपने फिजिकल हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ता था, बहुत सर्वर्स एक्सपेंड करने पड़ते थे, स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती थी, हार्डवेयर अपग्रेड करने पड़ते थे और ज़्यादा महंगे उनको हार्डवेयर्स लेने पड़ते थे जो अक्सर बहुत ज़्यादा उन्हीं के से स्लो काम करते थे और बहुत ज़्यादा अक्सर डाउन टाइम में चले जाते थे। इन्हीं सिस्टम्स क्रैश कर जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते थे और बिज़नेसेस जो हैं वो कस्टमर्स लूज़ कर देते और उनका कंपैरेटिव एडवांटेजेस हो जाते थे। यानी उनके जो कंपैटिटर्स हैं, उनको एडवांटेज मिल जाता था ताकि वो एक नया अ, स्ट्रैटेजी प्लान करके उनसे ज़्यादा फास्ट हो सकें। तो इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने आपको एक तो इमीडिएट स्केलेबिलिटी का फैक्टर दे दिया, यानी कि आपको अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो ये आप काम क्विकली विद इन सेकंड्स विद इन मिनट्स कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम को डाउन टाइम में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कस्टमर डिमांड है उसके मुताबिक आप अपने सिस्टम में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बिज़नेसेस यूज़ करते हैं, जिस वजह से बिज़नेसेस इस तरफ आ रहे हैं, क्लाउड एडॉप्शन, क्लाउड कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे लास्ट 7th मॉड्यूल था। अच्छा, इसके बाद हम जल्दी से एक टेस्ट ले लेते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। आपने सिंपली इसके आंसर अच्छे से पढ़ने के, समझने के बाद कमेंट्स में टाइप करनी है और मैं बाद में चेक करके आपको करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगी। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का मेन फोकस, मेन पर्पस क्या होता है। थर्ड इज इन क्लस्टर कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू। यानी कि क्लस्टर कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स किस लिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या उनका पर्पस होता है। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड टू एजाइलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग के हमने लास्ट मॉड्यूल में जो बेनिफिट्स 3 पढ़े हैं उसमें से एक था ऑर्गेनाइजेशनल एजाइलिटी, तो उसमें से आपने ऑप्शंस में दिए हैं, आपको डिफाइन करना है। Which type of computing is best suited for scientific simulations and research problems requiring large scale computations। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें उसके लिए कौन सी टाइप का क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये बताना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है दूसरी तरह से या ऊपर से थोड़ी अलग है, वो बतानी है आपने। आपको सिंपली वन वर्ड आंसर देना है कि गिव टू की डिफरेंसेस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग के बीच में जो डिफरेंस है, दो कीवर्ड्स में आपने बताना है। ट्रू और फॉल्स है। क्लस्टर कंप्यूटिंग यूजुअली रिक्वायर्स होमोजीनियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लस्टर कंप्यूटिंग में यूजुअली सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रखने वाले कंप्यूटर्स को आपस में ग्रुप किए जाते हैं। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। इनमें से कौन सा क्लस्टर कंप्यूटिंग का बेनिफिट नहीं है। विच ग्रिड मिडलवेयर लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स डिस्कवरी एंड स्केजुलिंग। हमने ग्रिड मिडलवेयर लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ा था ग्रिड कंप्यूटिंग में, तो उसमें से रिसोर्स डिस्कवरी एंड शेड्यूलिंग कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताना है। फिर इन द ब्लैंक्स है द डैश लेयर इन ग्रिड कंप्यूटिंग मिडलवेयर प्रोवाइड्स नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन अलोंग कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। कौन सी लेयर में नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की बात की थी हमने। इन द लैग स्ट्रेटेजी ऑफ आईटी कैपेसिटी प्लानिंग, ये लास्ट वाले मॉड्यूल से है।
जहाँ हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफाइन की थी आईटी कैपेसिटी प्लानिंग के लिए। तो उसमें से लैक कैपेसिटी का क्या काम था, कौन सी स्ट्रेटजी थी, वो आपने डिफाइन करना है। ट्रू और फॉल्स है, इन ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज एंड स्टाफ सैलरीज आर सिग्निफिकेंट कॉस्ट फैक्टर्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। 14 क्वेश्चन है एमसीक्यूज, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट मॉडल। यानी कि हमने डिफरेंट कॉस्ट मॉडल्स पढ़े थे, तो इसमें से कौन सा कॉस्ट मॉडल्स क्लाउड कंप्यूटिंग को बेस्ट डिफाइन करता है। ये सिंपल बहुत इजी है। क्वेश्चन 15 है, विच एडवांटेज डज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स इन टर्म्स ऑफ एजाइलिटी। अगेन ये लास्ट मॉड्यूल में से है। तो ये 15 क्वेश्चंस इसका आपने कमेंट्स में आंसर करना है, आई चेक देम। इसके बाद नथिंग, बस कुछ इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम फोकस क्वेश्चंस बताए हुए हैं। इसके अलावा भी हैं बट मेन चीज़ें हैं, जो फर्स्ट हमने मॉड्यूल लिया था उसमें से एयर्स वाले जितने क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं, वो देख लीजिएगा। क्लस्टर, ग्रिड और क्लाउड, ये तीनों जो है आगे हम डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे। अभी आपने जितना बताया गया आपने अच्छे से इनको डेफिनेशन इनकी और इनका पर्पस और इनका आपस में डिफरेंस, ये 3 चीज़ें अच्छी तरह से और डिफरेंस लाज़मी करना है आपने इसका। इसके बाद जो आपको लीड, लैग और मैच स्ट्रेटजीज़ दी हुई थी, ये अच्छे से करनी है। कॉस्ट रिडक्शन, एजाइलिटी और जो आपको 3 लास्ट मॉड्यूल में बेनिफिट्स दिए थे वो करने हैं। और जो SETI@home, ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग में आपसे एग्जाम्पल में दिया गया था, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा लेक्चर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड। अगली वीडियो जब तक आती है तब तक अल्लाह हाफ़िज़।